नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे घर खरीदारों की, उनकी तकलीफों की, उनके दर्द की। और घर खरीदार फंसा और अब तो है सुप्रीम कोर्ट भी खफा। जी हां, मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में और बात है नोएडा और ग्रेटर नोएडा की, एनसीआर की। और हम सब जानते हैं कि एनसीआर की ये धरती इस मामले में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। अब तो सालों गुजर गए हैं, अब तक दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट जिन जिन चीज़ों में फंसा हुआ है, जिन कारगुजारियों में फंसा हुआ है, चाहे अथॉरिटी हो चाहे बिल्डर हो, घर खरीदार बेचारा रोता ही आ रहा है। अब क्या हुआ है, क्यों सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया है? चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है, फिर घर खरीदारों का दर्द और फिर उस पर बात। तो देखिए, नोएडा अथॉरिटी पर सुप्रीम कोर्ट ने जरा सख्त मामला किया। केस चल रहा है यहां पर, मामला है सुपरटेक वाला। कंपनी ने फॉल्ट किया, डिफॉल्ट किया, बैंकरप्ट है, बहुत लोगों को फंसा गई है, एक समय का बड़ा नाम, लेकिन आज घर खरीदार रो रहे हैं। अथॉरिटी की बात आई है, नोएडा अथॉरिटी से ली गई जमीन पर सुपरटेक के प्रोजेक्ट हैं और अब वो कंप्लीट हो जाएं, उसके बीच में अड़ंगा अड़ा रही है नोएडा अथॉरिटी। और कोर्ट ने कहा है कि आपको सिर्फ अपने बकाये की चिंता है, हजारों फ्लैट बाहर से आपको कोई लेना देना नहीं है। नोएडा अथॉरिटी का कहना है कि भैया पहले अगर ये मामला कुछ ऐसा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, रुकिएगा, ये पॉइंट को रोक के रखिएगा। अथॉरिटी को एसआईटी जांच की चेतावनी दे दी है। तो हुआ ये है, सुपरटेक दिवालिया हो गई। नोएडा अथॉरिटी से जमीन ली थी, घर नहीं बना पाई, मामला एनसीएलटी में पहुंचा, मामला बैंकरप्सी में पहुंचा। ये कहा गया कि भाई एनबीसीसी को दे दिए जाएं, जो कि एक सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो ये घरों को पूरा कर देगी। लेकिन कौन अड़ंगा डाल रहा है उस मामले के अंदर? डाल रही है नोएडा अथॉरिटी, ये कहते हुए कि अगर ये एनबीसीसी को चला गया बनाने के लिए तो मेरा जो जमीन का पैसा अटका हुआ है ना सुपरटेक के पास, वो अटक जाएगा, वो नहीं मिला। इस पर सुप्रीम कोर्ट अब खफा हो गया है कि तुमको अपने पैसे की पड़ी है, तुम्हारे चक्कर में ये पूरा रायता फैला है, ये पूरा मैस हुआ है और तुमको लग रहा है तो तुम ही निपटोगे आप इससे, इसमें घर खरीदार जिम्मेदार नहीं। और उसने कहा एसआईटी बिठा दूंगा, जांच करवा दूंगा तुम्हारी। और बहुत खफा है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले से। होना भी चाहिए, इसी तरह से इन्हें ट्रीट करना चाहिए। 10-10 साल 15 साल हो चुके हैं, घर खरीदार 70-80% तक पैसा, 90% कहीं तो फुल पेमेंट हो चुका है, घर आज तक नहीं मिला। हम सब जानते हैं कितनी मेहनत से वो पैसा इकट्ठा करता है घर खरीदार, लोन लेता है, खून पसीने की कमाई से चुकाता है, लेकिन बिल्डर अथॉरिटी मिलकर उसका ये हाल कर देते हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि क्या मामला था, अब जरा घर खरीदारों का दर्द भी सुन लीजिए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को परियोजनाओं को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अथॉरिटीज को फटकार क्यों लगानी पड़ती है? क्या अथॉरिटीज अपना काम समय से नहीं कर रही हैं? क्या उनकी बिल्डर से मिली भगत है? क्या बैंक भी इसमें शामिल हैं? इस तरीके के सवाल उठकर खड़े होते हैं। लेकिन इन सवालों के बीच में जो पिसता है वो एक मामूली होम बायर है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमें न्याय करेगी और एनबीसीसी को ही ये अवार्ड करेगी और सुपरटेक को और उसके चोर पार्टियों को पूरे सीन से बाहर करेगी। सुपरटेक और भी कोई भी प्राइवेट बिल्डर इतने बड़े लेवल पे हमें कोई रिलीफ नहीं दे सकता। जो एनबीसीसी को देने की बात है या कोई और एजेंसी जिसे सुप्रीम कोर्ट अच्छा समझता है, उसे एक सीमा में बांधते हुए, एक सीमा अवधि के भीतर में काम करने के लिए कम से कम आदेश दिया जाए या उन्हें कहा जाए। तो ये तो मात्र 3 लोगों की आवाज हमने आप तक पहुंचाई, उनका दर्द आपको सुनाया, लेकिन ऐसे हजारों, 40,000 से ज्यादा घर खरीदार हैं जो सिर्फ ये पर्टिकुलर 16 जो उनके प्रोजेक्ट हैं उनमें फंसे हुए हैं सुपरटेक के। और ऐसे न जाने कितने और प्रोजेक्ट और कितनी प्रॉब्लम्स। अमिताभ कांत कमेटी बन गई, उसने उपाय दे दिए, रेरा आ गया, हुआ कुछ भी नहीं, वही ढाक के 3 पात। खैर, आज इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता साहब को, रेरा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य अभय उपाध्याय साहब जुड़ेंगे और फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट्स ओनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के फाउंडर अभय कुमार हमारे साथ हैं। अभय जी, हजारों बार हमारी बात हो चुकी है इस मामले में, आपने न जाने कितने आर्टिकल लिख दिए, कहाँ कहाँ छप गए, कितनी बार टीवी पे बात हो गई, लेकिन बात वहीं की वहीं। मुझे तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट भी उठा है, एसआईटी बैठेगी, लेकिन पता नहीं ये नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर्स, कुछ होना जाना नहीं है किसी का। जी माफ कीजिए, हाँ जी, आलोक जी आपसे सवाल। जी नहीं, विपिन जी, कितनी बार आपके साथ शो कर लिए, मुझे लग रहा है कई साल से करते आ रहे हैं हम लोग इस टॉपिक पे, रियल एस्टेट को लेके।
मुझे तो यही लग रहा है आज अथॉरिटी और रेरा जब सोच के रेरा को लाया गया था। मतलब मुझे तो कई बार रेरा में जाकर और रेरा के पे केस फाइल कर कर मेरे खुद के केस कई बार फाइल हुए। लास्ट में मैंने कहा कि भाई छोड़ दो, रेरा माफ कर दो, हम बिल्डर के साथ बैठ के कुछ समझौता कर लेते हैं, कुछ ना कुछ तो बिल्डर कर देगा, खत्म हो, किसी तरह से जगह मिल जाए। मतलब रेरा का हाल भी ऐसा कर दिया है लोगों ने। पीछे राजीव सर थे तो, लेकिन नए लोग आए उसके बाद से और भी खराब हालत हो गई है। अब आदमी यहाँ अपील में फाइल करता है, लखनऊ जाता है, लड़ाई लगता है कि जैसे पहले नहीं होती थी कि लड़ाई चल रहा है, पिताजी शुरू किए तो बेटा को मिलेगा फ्लैट, मतलब जमीन, उस तरह की लड़ाई हो गई है रेरा में कि आप शुरू करो और पता नहीं कई साल बाद अब लखनऊ से जीतो और फिर उसके बाद भी नहीं माना तो फिर आप हाई कोर्ट जाओ और फिर जाकर लो। तो एक अनंत लड़ाई की शुरुआत है रेरा भी। जो रेरा जिस सोच के बनाया गया था वो पूरी तरीके से कोलैप्स है। और रही बात यहाँ अथॉरिटी की, डेवलपमेंट अथॉरिटी तो राजा की तरह बिहेव करता है। आप एज ए बायर पता करने जाओ, एक आरटीआई फाइल करो कि भाई हमारे बिल्डर क्या क्या ड्यूज है, अब तक क्या दिया, क्या पेनाल्टी लग गई, हमें पता करना है। क्योंकि हम लोग आरटीआई पे बहुत काम किए तो सोचते थे कि कोई कोई आके अगर कहता है तो हम कहते चलो तुम्हारे बदले हम आरटीआई फाइल करते थे। किसी भी आरटीआई का प्रॉपर जवाब अथॉरिटी नहीं देती। आप अथॉरिटी में चले जाओ, इतने जगह पास बनने हैं आपके, इतने लोगों से ऐसे मुलाकात करना, तो मतलब आप सीओ से मुलाकात करना यही हाल है जैसे पीएम से मुलाकात करना है इंडिया में, या सीएम से मुलाकात करना है। मतलब योगी जी और मोदी जी ईमानदार होंगे, अथॉरिटी का हाल तो ऐसा बेहाल है कि आम पब्लिक उसके सामने कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बिल्डर की गाड़ी भले आके पोर्च में लग जाए उसकी मर्सिडीज और वो ऊपर डायरेक्ट चला जाए बिना उससे, लेकिन हम लोगों के लिए तो इतनी तरह के पासेस बनाने, और आप पहले उनसे मिलो, पहले फलाने सेक्शन में जाके उस क्लर्क से मिलो, फिर सेक्शन ऑफिसर से मिलो, फिर जाकर ओएसडी से मिलो, और ओएसडी साहब भी मिलने के बाद उनका इस तरह का रवैया रहता है कि वो सोचते हैं कि पता नहीं हम कितने बड़े ऑफिसर हैं और ये यही काम थोड़ी है मेरा कि हम हमेशा फ्लैट बायर से ही मिलते रहें। अरे हम अथॉरिटी जी। में है तो हमें डेवलपमेंट देखना है पूरे शहर तो कुल का, मिला खाली के फ्लैट बिल्डर बिल्डर और अथॉरिटी के बीच में ग्राहक फंस गया है। हाँ एकदम पूरी तरीके से ग्राहक विराग फंस साहब, गया है। बाकायदा कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम एसआईटी बिठा देंगे, हम जांच कराएंगे इसकी, और आपने अथॉरिटी को कह रहे हैं कि ये पूरा मैस आपने फैलाया है, आपने इस तरह से जमीनों के आवंटन किए कि वो बिल्डर्स को फायदा पहुंचाई, और उसके बाद आपने उनका पेमेंट सिस्टम ऐसा बनाया कि वो भाग गए, फंस गया घर खरीदार, और इसके लिए जिम्मेदार आप है। विपिन जी, जो आप बात कर रहे हैं इसको पिछले 4-5 सालों के कई घटनाक्रम से जोड़कर देखा जाए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। एसआईटी की जरूरत नहीं है। दिक्कत ये होती है कि कई मसले अलग अलग प्लेटफॉर्म में आते हैं और उनको एक साथ जोड़ के पूरी पिक्चर सामने नहीं लाई जाती है। एक सीएजी की रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बारे में, और उस सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2005 से 2018 के बीच में जो अलॉटमेंट हुए थे कॉमर्शियल प्लॉट के, 80% अलॉटमेंट सिर्फ 3 कंपनियों को किए गए थे, सिर्फ 3 कंपनियों को। निश्चित तौर पर यह अलॉटमेंट नेताओं के, अफसरों के और बिल्डरों के गठजोड़ को दर्शाता है, और उनमें से एक कंपनी के खिलाफ मामला चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और जहां पर हाईकोर्ट जजों ने बोला है कि इस मामले की जांच तो ईडी से होनी चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात कि सिर्फ ये नोएडा की बात नहीं है। अभी एक पुरानी रिपोर्ट है जिसके हिसाब से लगभग 44 शहरों में 5 लाख यूनिट्स इस समय स्ट्रेस्ड हैं, जिसकी वजह से लोगों की गाढ़ी कमाई संकट में पड़ गई है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि एक और रिपोर्ट है जिसके रिपोर्ट के हिसाब से नोएडा में 63% प्रोजेक्ट्स वहां पर डिले की वजह से स्ट्रेस्ड हैं, और 113 प्रोजेक्ट में 2005 से 2017 के बीच में 71 प्रोजेक्ट्स, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स दिक्कत में चल रहे हैं। अब जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट में 4-5 बातें बोली गई हैं। दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट पर पूरे देश में चर्चा हो रही है, लेकिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बारे में जो सीएजी में जो एक्शन होना चाहिए, पीएसी का एक्शन होना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और उस पर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से गवर्नेंस का फेल्योर था, किस तरीके से करप्शन हुआ, किस तरीके से बिल्डरों के साथ उन्होंने एक सांठगांठ किया। और उस पूरे प्रोसेस में जब बायर फंस जाता है तो 2 स्थितियां बनती हैं।
पहली इंसॉल्वेंसी अगर हो गई, कंपनी अगर इंसॉल्वेंसी में चली गई तो प्रमोटर तो पैसे लेके हजम हो जाते हैं और फंसता अंत में जो बायर है, होम बायर, वो फंसता है। दूसरा कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्शन के लिए जो क्लास एक्शन सूट का जो प्रावधान है वो भारत में लागू नहीं हो रहा। तो एक तरफ सिस्टम है जिसमें नोएडा अथॉरिटी जैसे लोग अफसर शामिल हैं, नेता और ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, बिल्डर शामिल हैं। अब उनके अगेंस्ट में छोटे छोटे होम बायर या छोटे छोटे जो लोग हैं वो त्रस्त होके कहां जाएं। और जब रेरा की बात आती है तो अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के बारे में बोला है कि रेरा पूरी तरीके से फेल दिखता है। नहीं, बिल्कुल सही है। रेरा सिर्फ एक महाराष्ट्र को छोड़ दूं, और वो भी मैं उनको कोई पासिंग मार्क्स नहीं दूंगा, कोशिश करते हुए दिखते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द इंडिया तो ऐसा लगता है कि रेरा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। उल्टा कई जगह तो अभी आरोप लगने लग गए हैं कि रेरा उल्टा डंगा लगाता है चीजों के अंदर। खैर अबे साहब, तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है और खासतौर पे ये उत्तर प्रदेश वाला, ये नोएडा वाला, अब उसमें अमिताभ कांत कमेटी भी बन गई, वहां पर सरकार ने भी कहा कि हम लोगों को निकालेंगे, थोड़ी बहुत हलचल हुई, लेकिन अब ये जो फिर कहानी घूम के आ रही, चाहे वो सुपरटेक के नाम पर आए चाहे किसी और डेवलपर के नाम के आए, ऐसा लगता है कि सिर्फ आई वॉश है, होता जाता कहीं पे कुछ भी नहीं है। जो खरीदार है वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है, वो कागजी कार्रवाई, वो कोर्ट कचहरी अथॉरिटी, उसी में घूमेगा सब कुछ। तो विपिन जी, एकदम बात आपने सही कही कि कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि आज अथॉरिटी हो, रेरा अथॉरिटी हो, उसके बाद में आईआरपी एनसीएलटी में जो आईआरपी अपॉइंट हो रहे हैं, मैं आपको ले जाना चाहूंगा विपिन जी 2020 में जब आम्रपाली का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उसमें भी नोएडा अथॉरिटी को कटघरे में खड़ा किया गया था। बहुत ही कड़े शब्दों में उनको कहा गया था कि आपकी मिली भगत है, और आपने जो जिस तरह से चीजों को, वहां भी उन्होंने कहा था कि मेरे पैसे बाकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी कुछ नहीं। तो आप वहां से लेकर के देखिए सुई घूम के फिर वहीं आ गई, आज फिर नोएडा अथॉरिटी कटघरे में खड़ी हो गई। फिर कहा गया कि आप इस तरीके से बना रहे हैं, कोल्यूजन, ये वर्ड यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि कोल्यूजन से हो रहा है। आप इसके पहले और थोड़े दिन पहले एक जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक और बिल्डर के बीच में साठगांठ हो रही है और इसकी वजह से सबवेंशन स्कीम में होम बायर को के साथ फ्रॉड हो रहा है। उसके बाद आप आइए एक नया, जैसा अभी वकील साहब बता रहे थे कि रेरा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसअपॉइंटिंग फंक्शनिंग है उनका, और उसके पहले लास्ट ईयर सितंबर में आप चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा ऐसा लगता है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के लिए पार्किंग स्पेस बना हुआ है। तो ये जो सारे के सारे अगर आप देखेंगे लाइन से एक के बाद एक, तो विपिन जी मेरा ये कहना है, जैसे आलोक जी अभी एक बात कह रहे थे कि रेरा फेल हो गया, और साथ में उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के बारे में भी उतनी ही क्रिटिसिज्म की, लेकिन फेल वर्ड यूज नहीं किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या रेरा तो चलिए 2016 में आया, मान लेते हैं कि फेल हो गया, क्या नोएडा अथॉरिटी भी 2016 में आई, वो भी फेल हो गई? तो मेरा कहने का मतलब कि आलोक जी की बात सही है, उनका नियत सही हो, बात जो कह रहे हैं उसमें दम है, शब्दों के उसमें कहना चाह रहा हूं कि ये जो सारा खेल चल रहा है, ये क्यों, ये सारे कमेंट केवल एक सेक्टर को, आप ये ध्यान दीजिए, इस पूरे जजमेंट में एक चीज कॉमन है, और वो है कि ये सारे बात जो रिमार्क पास किए जा रहे हैं या जिस तरह की बातें आ रही हैं, जो फ्रॉड सामने आ रहा है, ये सारा का सारा केवल एक सेक्टर से रिलेटेड है, और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर में आज क्या ऐसी बात है कि आप चाहे आप एनसीएलटी में चले जाइए, वहां आईआरपी का के जो पूरे एक्सेसिव, मतलब इतनी ज्यादतियां वहां पे हो रही हैं, आई एम श्योर बाकी लोगों को भी पता होगा। मैं अभय जी से बात कहूंगा, अभी विराग जी ने एक आंकड़ा भी दिया कि देश भर में और भी जगह प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, उसके लिए और कई तरह की सरकार की तरफ से स्कीम है, स्वामी फंड है और चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो खासतौर पे नोएडा उत्तर प्रदेश का ये पूरा मामला है, अमिताभ कांत कमेटी बन गई, राज्य सरकार ने एक्शन ले लिया, सुप्रीम कोर्ट उस मामले में इन्वॉल्व है, ऐसे कई केसेस हम देख चुके हैं, आम्रपाली का आपने जिक्र किया, लेकिन वो एक विशेष साइकिल है, वो उससे कुछ बाहर ही नहीं निकल रहा। आलोक जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ जिसमें ये बोला गया था कि केवल एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम लगा कि ओवरऑल जो सरकार की मंशा है, योगी जी की मंशा होगी, क्योंकि कई बार मैं उनका देखा हूं मीटिंग्स में भी, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई बायर्स को फ्लैट मिलना चाहिए, बायर को घर मिलना चाहिए, लेकिन नीचे वाले जितने अधिकारी हैं उनकी कोई मंशा नहीं है कि किसी को फ्लैट मिले ना मिले। वो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे हैं, तमाम तरह की मीटिंग करते रहते हैं। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? वो इम्प्लीमेंट हुई, उस पर कुछ काम हो रहा है, उसके तहत कुछ हो रहा है? कांत कमेटी में कई सारे चेंजेस करके इन्होंने इम्प्लीमेंट किया,
लेकिन इम्प्लीमेंट करने के बाद केवल 5-6 बिल्डरों के साथ ही उनका कोई जो डिस्काउंट वगैरह जो उन्हें देना था वो देकर उनके साथ काम आगे बढ़ाया। बाकी सारे उसमें भी कई बिल्डरों ने सब कुछ करने के बाद पेमेंट नहीं किया। तो मतलब वो पूरा कुल मिला के अगर देखा जाए तो अमिताभ कांत कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ। अब जैसे अधिकारी लोगों ने वो लोग सीएम साहब को जैसे समझा देते हैं, वो कोई हम लोगों से तो बात करते नहीं, अपने ब्यूरोक्रेट से ही बात करते हैं। तो ब्यूरोक्रेट जैसे समझा देते हैं कि भाई इस पे अगर इस तरह से चलेंगे तो अथॉरिटी को इतना नुकसान हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा। इन सब बातों को देखकर वो उसी तरीके से कहते होंगे, इसके बाद काम हो नहीं पाता है। वो भी मामला धरा का धरा रह गया। ठीक है विराट जी, इसमें मुझे गॉट इट एक पॉइंट मुझे बताइए। अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एनसीएलटी वाली मतलब वो अथॉरिटी का विरोध कर रहा है और उन्होंने कहा कि नहीं एनबीसीसी इसको बनाएगा, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अब एनबीसीसी को काम मिल जाएगा, काम शुरू हो जाएगा? और दूसरी चीज जो वो कह रहे हैं कि आपके पैसे जिसको आप बार बार कहते हैं फंसा हुआ ये है, वो आप जानिए, वो आपका मैस है, इसका मायना क्या निकाले? मतलब सुप्रीम कोर्ट की चीज लागू कैसे होगी? यही एक आज मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट देखिए विपिन जी, बिजनेस चैनल में आपके पास चैनल में हमें थोड़ा सा विपिन जी बिजनेस चैनल है, बिजनेस चैनल में थोड़ा कानूनी प्रक्रिया का हमको समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स का उसको रिफंड चाहिए 2 लाख रुपए का और उसकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 रुपए की है और इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल रहा है, तो उसको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। रिफंड एक अलग प्रक्रिया है, टैक्स एक अलग प्रक्रिया है। इसी तरीके से अगर कोई बिल्डर फंसा हुआ है और उस बिल्डर को फंसे हुए सुप्रीम कोर्ट की वजह से राहत मिली है, तो बिल्डर के खिलाफ जो डिमांड है, तो डिमांड तो उसको किसी न किसी को पे करना पड़ेगा। तो डिमांड को सेटलमेंट कैसे है, और उसके लिए जो आईबीसी कोड बना है, आईबीसी कोड में प्रायोरिटीज डिसाइडेड हैं। तो समाज और जो हमारी जो प्रायोरिटीज हैं वो हैं होम बायर्स, लेकिन कानून के हिसाब से जो हमारे जो क्रेडिटर्स की जो उन्होंने प्रायोरिटीज बनाई है, उस प्रायोरिटी में तो होम बायर के साथ न्याय नहीं हो पाता। ये पहली समस्या है। दूसरी बात उन्होंने बोला कि कमिटीज जो बनती हैं, कमिटीज की रिपोर्ट हमेशा लोग जानते हैं कि कब आती है और उससे क्या होता है, और वो सब भविष्य के गर्भ में रहता है, हमें नहीं मालूम है क्या है। तीसरी बड़ी समस्या जो अमिताभ कांत रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, बड़ी समस्या ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा दिल्ली के नजदीक है, यहां पे लोग सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं और कई सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में राहत मिल जाती है। और अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे भी 5-6 बिल्डरों के प्रोजेक्ट में राहत मिली। पर सवाल एक बड़ा है, सवाल बड़ा यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सारे प्रोजेक्ट्स में राहत क्यों नहीं मिलना चाहिए? एक देश एक कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे देश का कानून माना जाता है, तो सबको उसकी राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? किसी एक प्रोजेक्ट में लोगों को फायदा मिले, राहत मिले, बाकी प्रोजेक्ट में राहत नहीं मिले, तो जो समर्थ हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आ गए, उनको राहत मिल गई, जो नहीं आ पाए उनको राहत नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं से ये डिस्क्रिमिनेशन है और ये डिस्क्रिमिनेशन दूर होना चाहिए। और सरकार के पास उलझने कानूनी बहुत ज्यादा हैं। एक आखिरी बात कि चूंकि पूरी जो प्रोजेक्ट्स की जो इकोनॉमी है वो भ्रष्टाचार पर आधारित है, इसको सबसे बड़ी इसका अभी जो स्पोर्ट्स सिटी की बात आ रही है, स्पेशल डेवलपमेंट जोन जो बनाया था मायावती की सरकार ने, और वहां से जो चालू हुआ, तो जब भ्रष्टाचार की जब बुनियाद ही होगी और पूरा प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की जब भेंट चढ़ेगा, तो उसमें बलि जो चढ़ देंगे वो होम बायर ही चलेंगे। ठीक है। अब ये सवाल उठता है कि यहां से रास्ता बाहर क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी, एसआईटी बैठेगी, जांच करेगी, होगी नहीं होगी, इंप्लीमेंट क्या होगा? क्या एनबीसीसी को प्रोजेक्ट मिल जाएगा? क्या वहां से जो अपनी देनदारियां हैं नोएडा अथॉरिटी की वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें छोड़नी पड़ेगी? जो विराट जी कह रहे हैं कि अब जैसे लॉ चलता है भाई, उसमें जहां पर क्रेडिटर्स की लिस्ट में होम बायर खड़ा है वहीं उसको एक मिलेगा। हालांकि बीच में आया भी था कि अब होम बायर को भी इक्वली ट्रीट करना है, लेकिन वो सब चीजों में बड़ी फाइन लाइन है। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वही सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे कि अगर एक फंसा हुआ होम बायर है तो उसे क्या करना, वो ये बातें सुन ले संतुष्ट हो जाए, या उसके पास सच में कोई रियल सॉल्यूशन है जिस पर वो आगे भी बढ़ सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। फंसा और सुप्रीम कोर्ट खफा बात है नोएडा की, जहां पर सुपरटेक के 16 प्रोजेक्ट्स फंसे हैं और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को आड़े हाथों लिया और कहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, जिस तरीके से तुमने जमीनें बांटी, पैसे फंसा, और अब तुम अड़ंगा डाल रहे हो कि ये कोई नया बिल्डर आके एनबीसीसी जिसे काम मिलना चाहिए उसे नहीं मिले, पहले उसके पैसे आए। कोर्ट ने कहा है एक तरफ हटिए, पहले घर बनने चाहिए। अब अभय साहब क्या होगा? क्या घर बनेंगे? मतलब एक्चुअली में यहां से होने क्या जा रहा है?
विपिन जी, पहला तो मैं एक चीज क्लेरिफाई कर दूं यहाँ पे कि अमिताभ कांत कमेटी जो बनी थी, उसने जो रिपोर्ट दिया था वो केवल एनसीआर के लिए नहीं था, पूरे इंडिया के लिए था। और इसमें जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने कहा, ये इस बात सही है कि केवल यूपी में थोड़ा बहुत काम उस पे हुआ और कुछ लोगों को उससे घर भी मिला है, ये बात सही है। लेकिन महाराष्ट्र का भी उसमें योगदान है, कर्नाटका में भी फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं, और वो जो 5,44,000 के एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा दिया गया है उसमें वो पूरे इंडिया का है, वो केवल एनसीआर का नहीं है। और बाकी जगह पे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है कि उस पर कोई काम हुआ, उसके तहत क्या कार्यवाही हुई, कुछ पता नहीं। अब आते हैं कि अपने जो घर खरीदार फंसे हुए, देखिए विपिन जी, अपने को ये बात माननी पड़ेगी कि आज की डेट में घर खरीदार जो फंस गया वो बुरी तरह फंस गया। उसको अब कोई शॉर्टकट, क्विक फिक्स मेथड तो है नहीं जिसको हम लोग अभी सजेस्ट कर दें यहां से और उसको घर मिल जाए। तो करना क्या होगा, देखिए हम लोग को कड़वी घूंट पीनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये बात कह रहा है कि एसआईटी, ये बात पक्की है कि अब आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, रेरा अथॉरिटी हो, बैंक्स हो, ये जो मिली भगत की वाली जो साठ गांठ की जो कहानी है ये चल रही है, और इसकी वजह से ही सारे समस्या है। जब तक हम लोग इसका निदान नहीं करेंगे तब तक कोई निदान नहीं होगा। आप देखिए रेरा अथॉरिटी के अगेंस्ट में विपिन जी, अभी बिहार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि रेरा अथॉरिटीज को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या ऑर्डर पास कर रहे हैं। अभय जी, अभी मैं इसमें ये बात समझना चाह रहा हूं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की फटकार आई है उनका जो भी है, तो यहां से क्या ये एनबीसीसी के लिए रास्ता क्लियर हो गया कि वो टेक ओवर कर लेंगे और बनाना शुरू कर देंगे, या अभी भी ये मामला फंसा रहेगा? देखिए वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, वो समस्या वहां नहीं है। लेकिन जो वकील साहब ने कहा वो बात जरूरी है कि क्या इस तरह के जजमेंट केवल वही नहीं लोगों को फायदा पहुंचाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, क्यों नहीं इसको यूनिफॉर्म कर दिया ठीक जाए। है, वो आगे की चीज है, लेकिन मैं तो अभी यहाँ भी 40,000 लोग हैं। नहीं, यहाँ पे तो विपिन जी ये पावर तो सुप्रीम कोर्ट को है, यहाँ पे मामला सलट जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेता है और इस तरह के ऑर्डर पास करता है तो। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या हम लोग आगे के लिए, तो आगे के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर ये बात कह दे कि ये एक जो है ये प्रेसिडेंट तय हो रहा है और यहां से जिस तरह जो भी इस तरह के मामले होंगे उसमें ये जजमेंट अप्लाई हो जाएगा, तो कम से कम ग्राउंड लेवल में उस जजमेंट को मान के तो मैं विराग जी यहां से टेक्निकली होने क्या जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए विपिन जी, आप जानते हैं कि जब सेट ऑफ होता है, जैसे बैंकों का भी जो बट्टा खाता में पैसा जाता है वो कागजों में बना रहता है, कभी माफ नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस पैसे को वेव कर सके, लेकिन सामान्यता नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से दूसरे प्रोजेक्ट में भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के दबाव से सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार के साथ भी दिक्कत ये है कि किसी एक प्रोजेक्ट में वो एक एक्शन नहीं ले सकती, उसको कंप्लीट पॉलिसी लेना पड़ेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सारे इस तरह के जो मामले हैं कि उनका क्या किया जाए, पहली बात। दूसरा, जो मेरे मित्र भी बोल रहे थे, तो कोविड पीरियड का एक आंकड़ा है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लगभग 2.4 लाख जो यूनिट्स हैं वो स्ट्रेस्ड हैं, जहां पर प्रॉब्लम है। आप एक सोल्यूशन की बात बोली थी, सोल्यूशन देखिए दो हैं, मोटे तौर पे दो सोल्यूशंस हैं। पूरे देश में बुलडोजर जस्टिस की बात हो रही है, पूरे देश में जब कोई रेप होता है तो फांसी की सजा की बात होती है। तो जब कोई इस तरीके के आपराधिक नेक्सस का खुलासा हो तो पहला, जो लोग बिल्डर्स हैं वो बिल्डर्स इंसॉल्वेंसी के आड़ में अपनी पर्सनल गारंटी, अपनी पर्सनल वेल्थ को बचा नहीं सकें, उसकी नीलामी होनी चाहिए। उसकी नीलामी से जो होम बायर्स हैं उनको पैसा मिलना चाहिए। दूसरा, जिन अधिकारियों और नेताओं का उस पूरे प्रकरण में योगदान है उनकी पेंशन बंद होनी चाहिए, उनकी धन संपत्ति को कुर्की करके और होम बायर्स में बांटना चाहिए, क्योंकि जब एसआईटी की जांच के बाद खुलासा हो और आरोपी दूर भाग जाए और सरकार के खजाने को चोट पहुंचे, ये कानून के शासन के लिहाज से ठीक नहीं है। एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरे पास, बहुत सारे समय समाप्त हो गया कि अभी जो लोग हैं जो कोई एनसीएलटी में फंसे हुए हैं उन्हें क्या करना है आगे? मैं एक लाइन कह दूं, वहीं पर आ रहा हूं कि उनकी हालात इतनी खराब हैं। सॉरी सर, मैं आप सर इतने सीनियर लॉयर बैठे हैं, मैं खुद भी सर एक मैटर में परेशान हूं। यहाँ इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में मैंने एक घर खरीदा 2012 में फ्लैट, और सर अब 2024-25 हो गया, वहाँ 6 साल से सर हम लोग एनसीएलटी में है, 2200 लोग हैं और बिल्डर जेल में पड़ा हुआ है। 2200 लोग हैं, हमने रिजोल्यूशन प्लान भी आज से 3 साल पहले सब जमा कर दिया, लेकिन एनसीएलटी क्लियर ही नहीं कर रही है डेट पे डेट। वही सवाल था कि क्या करें ऐसे लोग, विराग जी, जो जैसे इन्होंने उदाहरण दे दिया और ये मामला भी लगभग वैसा ही था, ऐसे और भी है, क्या करें, क्या कर सकते हैं? जी मैंने जान पहचान में बहुत सारे विपिन जी देखिए, जो होम बायर है, होम बायर हर संकट में और उसका हैरेसमेंट हो रहा है।
पहले बिल्डर के हाथ हैरेसमेंट होता है, फिर कोर्ट कचहरी में, फिर एनसीएलटी में, फिर आईआरपी के पास में। इसका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो प्रावधान है क्लास एक्शन सूट के बारे में, जिससे कि सारे लोग मिल करके सामूहिक तौर पर उसमें मुकदमे लड़ सकें, क्योंकि रावण रथी बिरथ रघुबीरा देख विभीषण भय अधीरा। बिल्डरों के पास बहुत बड़ी ताकत रहती है और उनके साथ सिस्टम भी साथ देता है। उनसे लड़ने के लिए इंडिविजुअल होम बायर्स के पास हौसला नहीं है। सरकार को निर्बल लोगों की मदद करनी चाहिए कानूनी लड़ाई में। उसके लिए क्लास एक्शन सूट को जिंदा करने की, उसको इफेक्टिव बनाने की आवश्यकता है। जी, ये बात है कि क्लास एक्शन सूट, और खास तौर पर रियल एस्टेट के अंदर जहां पर एक बिल्डिंग में कई सौ सैकड़ों लोग घर खरीदते हैं, ये सुपरटेक का ही मामला लीजिए, 40,000 घर खरीदार इसमें इंपैक्टेड हैं, तो क्यों ना ऐसी चीजों के लिए क्लास एक्शन सूट को खोला जाए। नंबर 1। नंबर 2, अभी फिलहाल क्या तो सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, चल रहा है, तो हम उस पर ऐसे बहुत सारी टिप्पणियां नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है जहां उन्होंने अथॉरिटी को दरकिनार किया है। अगर ये एनबीसीसी को आगे अलॉट होता है, डेफिनेटली घर खरीदारों के हाथों में एटलीस्ट उनके घर आएंगे, ये अड़ंगे हटेंगे। आगे और इंतजार रहेगा कि माननीय कोर्ट इसमें क्या करता है, लेकिन वक्त है, सरकार जागे, अथॉरिटीज जागे। रेरा जिसको हमने बना तो दिया, लेकिन वो टूथलेस टाइगर हो गया एक तरीके से, वो जागे और जरा घर खरीदारों की सुध ले, नहीं तो ये किस्से खत्म होने के नहीं। बहुत धन्यवाद, लंबा विषय है और भी कभी दोबारा बैठेंगे, लेकिन आज समय समाप्त हो रहा है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।